गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इसे स्वर्ण युग बनाने में जिन विषयों की मुख्य भूमिका थी उसमें विज्ञान और साहित्य प्रमुख है। आज का हमारा विषय भी यही है, गुप्त युग या प्राचीन भारत में विज्ञान और साहित्य की क्या स्थिति थी, विज्ञान ने कितनी उन्नति की प्राचीन भारत में, पूर्व मध्यकाल के पूर्व तक विज्ञान ने कितनी उन्नति की है, और गुप्त काल में साहित्य की क्या स्थिति थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान और साहित्य, प्राचीन भारत में विज्ञान और साहित्य, और इनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे साहित्य का। साहित्य को अगर हम देखें गुप्त काल में विशेषकर, तो साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसा साहित्य जिसका कोई ग्रंथ नहीं मिला है, जिसकी रचनाएं नहीं मिली हैं, जिसका ग्रंथ नहीं है। ऐसे रचनाकारों में 3 नाम आते हैं। पहला है हरिसेन, दूसरा है वीरसेन साहब, वीरसेन साहब इनका उपनाम था, तीसरा है वत्स भट्ट। दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है, ऐसा है जिनके ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें बहुत से कवि हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रमुख हैं उनमें कालिदास का नाम महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि दरबार साहित्य कह सकते हैं कालिदास। इसके अलावा भारव के अलावा आप देख सकते हैं शूद्रक, ये सब रचनाकार हैं। शूद्रक, इसके बाद भारवी हैं, शूद्रक हैं, और कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं, चंद्रगोमिन है। इस जो गुप्तोत्तर काल की रचनाएं हैं उसमें चंद्रगोमिन, तीसरे में जो गुप्तोत्तर काल में लिखे हैं चंद्रगोमिन, विष्णु शर्मा, वात्सायन, चौथे कैटेगरी में आ जाते हैं धार्मिक साहित्य। इसमें सभी पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, इन सब की चर्चा हम कर सकते हैं। तो साहित्य में इस तरह की इतने ग्रंथ हैं, जिसमें अगर वे की चर्चा करें, साहित्य में इनके ग्रंथ नहीं मिले, पहला हरिसेन है, ये समुद्रगुप्त का मंत्री था, समुद्रगुप्त का ये युद्ध सेनापति था, एक तरह से कह सकते हैं सेनापति, और युद्ध विदेश सचिव, कई पदों पर था। ये समुद्रगुप्त का सेनापति विदेश सचिव था। इसने किसकी रचना की है? प्रयाग प्रशस्त की रचना की है। इसने क्या की है? प्रयाग प्रशस्त की रचना की है। प्रयाग प्रशस्त एक ऐसा काव्य है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसमें इसकी सामरिक विजयों का, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख है, और ये बहुत ही संस्कृत में लिखा गया सुंदर काव्य का उदाहरण है। गद्य और पद्य हमने जैसे कहा है, गद्य और पद्य में, या चंपू काव्य उसे कहते हैं। गद्य अगर पद्य में लिखा गया, गद्य प्लस पद्य, तो इसे कहते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य में लिखा गया है। इसके 7वें श्लोक से इसकी विजयों का वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त की, 7वें श्लोक से विजयों का वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन।
ये संस्कृत में लिखा गया, बहुत ही उत्तम कोटि का इसमें लिखा हुआ है। इसमें विदर्भी शैली और गौड़ शैली अपनाई गई है। गौड़ दोनों जो है इसमें शैलियाँ प्रचलित थीं, और इसका ये आचार्य भी था हरिसेन। इसने इस साहित्य, इसका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इससे इसकी जो है उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा का परिचय मिल जाता है। दूसरा है वीरसेन साहब, इसका एक है उदयगिर गुहा लेख। ये भी वीरसेन भी चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध मंत्री था। कई पदों पर आसीन था ये। इसने इसके उदय गुहा लेख से इसकी काव्य प्रतिभा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद वत्स भट्टी हैं। ये कुमारगुप्त प्रथम जो थे, गुप्त प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। इसकी मंदसौर प्रशस्ति। इसके द्वारा वत्सभट्ट द्वारा ये बताया गया है कि दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। दसपुर वही मंदसौर में ही है, तो इसमें सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। कभी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मंदसौर में सूर्य मंदिर, दसपुर में सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है, तो उसमें कोणार्क आ गया, दसपुर आ गया, इस तरह से मुल्तान का सूर्य मंदिर आ गया। तो ये सूर्य मंदिर दसपुर का सूर्य मंदिर, इसका विवरण इसमें दिया गया है। ये भी संस्कृत काव्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सूर्य मंदिर। इसमें अधिकतर में विदर्भी शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है नंबर कालिदास का। कालिदास की अगर बात किया जाए तो कालिदास को हम अलग से देख लेते हैं। कालिदास की जो रचनाएं हैं, इसमें मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऋतुसंहार के अलावा जो है मेघदूत है, सॉरी मेघदूत यहाँ लिख देते हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार ये हो गया, और कुमार संभव, और एक ग्रंथ है रघुवंश। इसके अलावा और हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इतने ग्रंथ हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7, ये 7 ग्रंथ हैं, जिसमें रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। बाकी जो है 3 ये जो हैं ये नाटक हैं। रघुवंश में जो वर्णन किया गया है, इसमें भगवान राम के जो वंशज हैं इनका वर्णन किया गया है। कुमार संभव में ऋतु वर्णन है, प्रकृति वर्णन है, और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसी तरह ऋतुसंहार में ऋतु वर्णन है,
खट ऋतु वर्णन है, खट ऋतु वर्णन। मेघदूत में मेघदूत के बहाने यक्ष छिड़ी के विरह का वर्णन है। यक्ष ये बहुत विश्व इसके विरह काव्य में विस्मय स्थान है इसका। यक्ष छिड़ी के विरह का वर्णन है। इसी तरह विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और पुरूरवा की आत्मकथा का वर्णन है। पुरूरवा की प्रणय कथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र, शुंग वंश के थे अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतला हम जानते हैं, इसी की वजह से इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये बहुत ही उत्कृष्ट नाटक है। इसके द्वारा इन्होंने जो हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे, प्लस शकुंतला, इनके मिलन या प्रणय फिर वियोग और फिर मिलन का, पुनर्मिलन का वर्णन है। इसको कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। और ये बहुत ही उत्कृष्ट रचना, साहित्य की बहुत ही उत्कृष्ट रचना संस्कृत की। और भारत को, कालिदास को हम जानते हैं, भारत कई बार पूछा भी गया है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इन्हें जो है संस्कृत में या हिंदी साहित्य में इनकी उपमाओं का बहुत महत्व है। कालिदासस्य उपमा, कालिदास की उपमा जो है इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद कालिदास के अलावा आगे देखते हैं, कालिदास हो गया। इनकी 7 रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है भारवी। भारव की किरातार्जुनीयम है। भारव की किरातार्जुनीयम, इसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के द्वंद्व का वर्णन है भारव के किरातार्जुनीयम में। और इसके बाद है, इसमें 18 सर्ग हैं। इसके बाद आते हैं शूद्रक। शूद्रक की मृक्ष कटिकम या मिट्टी की खिलौना गाड़ी। यहाँ तात्पर्य यह है कि मृच्छकट्टम शूद्रक एकमात्र ऐसी रचना है जो दरबार के बाहर लिखी गई। और ये एक गरीब निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या थी चारुदत्त। निर्धन ब्राह्मण और एक जो है गणिका की बसंत सेना, चारुदत्त था ये, निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या बसंत सेना के प्रणय संबंधों का वर्णन है। इसका महत्व इसलिए बहुत है कि क्योंकि ये दरबार के बाहर लिखा गया है। और दरबार के बाहर लिखने में, इनके संबंधों को दर्शाने में लेखक ने जो गुप्तकालीन संस्कृत थी, लोक जीवन था, इसको इसने उकेरा है। और यहाँ से हमें अधिक यथार्थ तस्वीरें गुप्त काल की मिलती हैं। मृच्छकटिक के अलावा है विशाख दत्त का, 2 बुक हैं इनकी, विशाख दत्त की, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस।
देवी चंद्रगुप्ता हम जानते हैं कि ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जब गुप्त काल में एक रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शकराज को दे करके संधि करना चाहा था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी ध्रुव देवी के भेष में। तो उसी का इस नाटक में उसका वर्णन है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य के, या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के षड्यंत्रों का वर्णन है, जिसके द्वारा उसने जो है हस्तगत किया था मगध साम्राज्य। इस तरह से इसका भी बहुत ही महत्व है। उसकी उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के विषय में भी यहाँ से साक्ष्य लिए जाते हैं, यहाँ से शूद्र उत्पत्ति का उसका साक्ष्य इसमें लिया जाता है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं ये हैं। इसके अलावा बंगाल के चंद्रगोमिन ने चंद्रगोमिन व्याकरण लिखा, संस्कृत में चंद्रगोमिन व्याकरण, चंद्रगोमिन व्याकरण। विष्णु शर्मा का हम जानते हैं पंचतंत्र है, 50 से अधिक भाषाओं में इसमें मनोरम कहानियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं, कहानियां लिखी गई हैं। पंचतंत्र की कहानियां फेमस हैं और इसे 50 से अधिक भाषाओं में से अनुदित किया गया है। बादशाहन का कामसूत्र हम जानते ही हैं, इसमें जीवन के विभिन्न कलाओं का बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। बादशाहन के कामसूत्र में, ये भी गुप्त काल के या उसके थोड़े से बाद की रचना है। अब धार्मिक साहित्य की बात अगर करें तो सभी पुराणों का प्रणयन जो है गुप्त काल में ही होता है। समस्त स्मृतियाँ, चाहे कात्यायन स्मृतियों में नारद स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, कात्यायन, इस तरह से विभिन्न, बृहस्पति, इन सभी स्मृतियों की रचना इसी गुप्त काल में होती है। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप जो है इसी समय दिया जाता है गुप्त काल में, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत जो साहित्यकारों के उन्नयन का क्षेत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय में जो विद्वान थे, नवरत्न उन्हें कहा जाता था, नवरत्न के रूप में उसमें विद्वानों का आदर करने वाला था। सनातन धर्म के उत्थान के साथ ही या वैदिक धर्म के उत्थान के साथ ही संस्कृत का भी उत्थान इस काल में होता है। संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना भी इसी समय होती है। हालांकि इसका उन्नयन कनिष्क के समय में, ईसा की शुरुआती शताब्दियों में ही हो गया था संस्कृत के, क्योंकि अंतिम जो बौद्ध महासंगीत हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय में, महायान, उसमें संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत का उन्नयन वहीं शुरू हुआ था, लेकिन चरमोत्कर्ष उसे गुप्त काल में आकर प्राप्त होता है। इस तरह साहित्य के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई, शायद ही साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को भक्ति काल को छोड़ दिया जाए बाद के समय में, तो इतनी उन्नति भक्ति काल चूँकि हिंदी साहित्य का था, संस्कृत का साहित्य का इतना उन्नयन फिर कभी नहीं हो पाया और संस्कृत जो है पृष्ठभूमि में ही रही, अभी तक पृष्ठभूमि में है। लेकिन इस युग में संस्कृत ने वो उत्कृष्टता प्राप्त की कि इस युग को स्वर्णयुग बनाने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है साहित्य की। अगला है विज्ञान की उन्नति। प्राचीन काल में जो विज्ञान ने उन्नति की है उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। वैदिक काल से ही हम जानते हैं कि विज्ञान की उन्नति जो है प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले जो विज्ञान के जो हमें झलक मिलती है हमारे खड़दर्शन में, जो 6 दर्शन हैं उसमें ही मिल जाती है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने जो अपने मत दिए हैं, जैसे नागार्जुन जैसे विद्वान हैं, इसी तरह से बौधायन 6वीं शताब्दी या 800 ईसा पूर्व में, विज्ञान की बात अगर करें तो 800 ईसा पूर्व में एक विद्वान होते बौधायन ऋषि थे। इन्होंने शूल्व सूत्र और स्रोत सूत्र की रचना की। शूल्व सूत्र और स्रोत सूत्र की। इसमें शूल्व सूत्र में गणितीय विधि से यज्ञवेदी के निर्माण का वर्णन किया गया है। यज्ञवेदी निर्माण, इसमें माप, पैमाना, त्रिभुजाकार या उसके वेदी की जो माप होती है उसके बारे में दिया गया है। यज्ञवेदी निर्माण
अब यज्ञ वेदी निर्माण के लिए उन्होंने विभिन्न मापों का वर्णन किया है। इन्हीं मापों में या इन्हीं निर्माण के क्रम में उन्होंने जो पाइथागोरस प्रमेय आज हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के संदर्भ में, समकोण त्रिभुज है, इसमें इस पर बना वर्ग या कर्ण पर बना वर्ग ये आधार और लंब पर बने वर्ग के बराबर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब पर बने वर्ग के बराबर लंब पर बना वर्ग। तो ये जो फार्मूला है ये बौधायन ने ही अपने ग्रंथ में सबसे पहले इसका उल्लेख किया है कि इस पर अगर रस्सी रखी जाए इसके विकर्ण पर या सबसे बड़ी भुजा पर, अगर समकोण त्रिभुज है तो इस पर जो वर्ग बनेगा वो इस पर और इस पर बने वर्ग के बराबर होगा। लंब इस पर, इस भुजा पर अगर रस्सी रखी जाए इस पर, इन दोनों पर बने वर्ग के बराबर होगा। इसका सबसे पहले बौधायन ने दिया था। इसे पाइथागोरस ने बहुत बाद में दिया, कई हजारों साल बाद दिया, 1000 साल बाद दिया, लेकिन बौधायन ने 800 ईसा पूर्व में ही, आज के 2800 साल पहले ही इसको दे दिया था। और वो बाद में जब पाइथागोरस ने दिया तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया वैश्विक संदर्भ में, और आज इसे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। प्रमेय, इसको हम इसी रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा √2 का मान जो है, इसका वर्गमूल निकालने की जो विधि थी, इन्होंने सटीक विधि बताई थी। इस तरह से कई विधियां, कई अन्य ज्यामिति संबंधित कई फार्मूले या कई नियम इस समय बौधायन पाइथागोरस ने अपने ग्रंथ में बताया है 16 सूत्र में। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो आर्यभट्ट प्रथम, अगर गुप्त काल की बात करें तो आर्यभट्ट प्रथम, इनकी रचना है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट हम जानते हैं कि इसके पहले जो विद्वान थे, अधिकतर विद्वानों का ये मत था कि वो मानते थे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को धर्म से जोड़ के देखा जाता था। राहु केतु उसको निगलते हैं, उसके बाद जो है उगलते हैं, तो इस तरह से देखा जाता था। लेकिन आर्यभट्ट ने इसे बताया कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पहला ये बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है, अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूमती है, और तीसरा जब इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसकी छाया या पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण होता है। तो इस चीज को इन्होंने शुरुआती समय में, गुप्त काल के शुरुआती समय में बताया। और पाई का मान इन्होंने बताया, सटीक मान 3.1416, ये मान जो है पाई का इन्होंने बताया 3.14, ये भी सटीक मान है। इन्होंने सटीक मान निकाल करके पाई का ये इनकी बड़ी उस समय ही बता दिया था, गुप्त काल में ही। आर्यभट्टीय इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद ये दूसरे एक हुए आर्यभट्ट द्वितीय। इनका समय लगभग 600 ईस्वी है। ये आर्यभट्ट प्रथम के बाद हुए हैं। इन्होंने इनके ग्रंथों पर या इनके सिद्धांतों पर, आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर अपने मतों को या उस पर टीका लिख करके इन्होंने इनके आर्यभट्ट के मत को प्रसिद्ध किया। इस पर टीका लिखा और इसके मत को प्रसिद्ध किया। इसमें इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं आर्यभट्ट द्वितीय के, इनका जो है प्रमुख ग्रंथ है महासिद्धांत और आर्य सिद्धांत। महासिद्धांत और आर्य सिद्धांत। इनका समय 600 ईस्वी नहीं बल्कि 10वीं सदी ईस्वी था। महासिद्धांत, आर्य सिद्धांत इन्होंने
आर्यभट्ट ने महासिद्धांत और आर्य सिद्धांत की रचना की। और इन्होंने जो है जो इन्होंने बताया कि सूर्य चंद्र ग्रहण के बारे में जो बताया, इन्होंने गणितीय विधि से उसकी गणना की, गणितीय विधि से गणना की। इन्होंने आर्यभट्ट द्वितीय ने गणितीय विधि से गणना की। और जो इनके सिद्धांतों को प्रसिद्ध करने वाली बात मैंने इनके बताई, इन्होंने नहीं बल्कि भास्कर प्रथम ने इसे प्रसिद्ध किया था। भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम ने आर्यभट्टीय लिखा और इन्होंने महासिद्धांत और आर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी और गणितीय विधि से ग्रहण की, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की गणना की। भास्कर प्रथम ने इनके जो 600 ईस्वी में इनका समय है, इन्होंने इन आर्यभट्ट प्रथम के सिद्धांतों को पर टीका लिख करके इनको प्रसिद्ध करने का प्रयास किया। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इन पर जो इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है, महाभास्कराचार्य, महाभास्कर, लघु भास्कर, भाष्य, महाभास्कर, लघु भास्कर और महाभाष्य, इनके 3 ग्रंथ हैं। इसको इन्होंने इसका प्रणयन इन्होंने किया है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने एक काम और किया था कि गणित, इनके समय में इन्होंने गणित और खगोल को अलग अलग अध्ययन, अलग अलग विषय के रूप में, अलग अलग खगोल, इन दोनों को अलग अलग विषय के रूप में अध्ययन के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। इसके बाद भास्कर प्रथम हुए। भास्कर प्रथम के बाद ये उनके समकालीन थे, बारहमेर के, ये जो है बारहमेर के समकालीन थे, वो सॉरी ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक ब्रह्म सिद्धांत, और इन्होंने निगेटिव अंकों को प्रचलन किया, निगेटिव अंकों का प्रचलन किया। इसी तरह से एक बारहमेर खगोलविद थे गुप्तकालीन, खगोलविद थे। बारहमेर का जो योगदान है, इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका लिखी, पंच सिद्धांतिका और बृहद सिद्धांतिका। इन दोनों को, 2 ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलविद थे। इन्होंने जो है ग्रहों की गणना, अलग से कोई इन्वेंशन तो नहीं किया, लेकिन ग्रहों की गणना, जैसे कृषि कार्यों में हमें पता चलने लगा कि बारिश चूँकि से संबंधित है, लोगों की शादियाँ इसी ग्रहों की गणना से, 9 ग्रहों की गणना से होती थी। तो इस तरह से ग्रहों की गणना को इन्होंने बहुत एक मानक रूप प्रदान किया और इन्होंने इसकी सटीक गणना को अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। इसके बाद अगले जो हैं महत्वपूर्ण जो हैं, भास्कर द्वितीय हो गए। इसके बाद जो है एक और भास्कर द्वितीय, भास्कर प्रथम ये हो गए। इन्होंने महाभास्कर या लघु भास्कर और भाष्य लिखा। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे, यहाँ लिख देते हैं, भास्कर द्वितीय। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 11वीं शताब्दी, 10वीं या 11वीं सदी में हुए। इनकी जो बुक थी बीजगणित और लीलावती, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इन्होंने प्लस माइनस साइन दिया, प्लस और माइनस साइन चिन्ह दिया। ये बताया कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, अगर 10 में 0 से भाग दिया तो ये संख्या इन्फिनिटी आएगी, अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगी। इसको इन्होंने बताया।
इस तरह से दशमलव का प्रयोग करते हुए पहला ग्रंथ लिखा, दशमलव का प्रयोग करते हुए पहला ग्रंथ लिखा, दशमलव का प्रयोग करते हुए पहला ग्रंथ लिखा। यानी इन्होंने प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। 2 पुस्तक लिखी, बीजगणित और लीलावती, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। प्लस माइनस चिन्ह दिया, ये बताया कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया तो अनंत प्राप्त होगा। और दशमलव का प्रयोग करते हुए सबसे पहले ग्रंथ लिखा। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो अंकमाला हम प्रयोग करते हैं हिंदी की 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो इस तरह की अंकमाला जो बाहर से हम आयात किए हैं इस संख्या को, ये संख्या एक्चुअल में भारत से ही अरब को प्राप्त हुई थी। अरब वाले इसे हिंदसा कहते थे, मतलब हिंद से प्राप्त। ये 10वीं 11वीं शताब्दी में वहाँ यूज किया जाता था इस अंकमाला को। और जब वहाँ से पश्चिम की तरफ गया, यूरोप में गया ये, तो उसे अरेबिक न्यूमरल्स कहते थे, अरेबिक न्यूमरल्स। और फिर वो हमारे पास आया तो हम उसको अंग्रेजी या पाश्चात्य से प्राप्त हुआ मानते थे, लेकिन एक्चुअल में वो ये अंकमाला जो भारतीय अंकमाला हम लोग पढ़ते हैं, ये भारत की ही ईजाद थी, भारत में ही इसका ईजाद हुआ था। भारत से जब अरब में गया तो इसे हिंदसा वो लोग कहते थे, और जब अरब से वो लोग पश्चिमी देशों के लोग पाए तो इसे अरेबिक न्यूमरल्स कहते थे। और अंत में फिर वापस हमारे पास आया। तो इस तरह से देखते हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ। इसका प्रयोग हालांकि बाद में जो है, पहले एक पृथक अंक से नहीं समझा जाता था, लेकिन पृथक अंक के रूप में इसका समुचित प्रयोग जो है बाद के समय में किया गया। ये अंकमाला का प्रयोग हम जानते हैं, अंकों का प्रयोग, अंकन पद्धति का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेखों में भी हुआ है। तो इस तरह से अंकमाला का जो समुचित प्रयोग है भारत में पहले से होता था। हालांकि बाद में इसका जो है, हम जब मध्यकाल में, चूँकि एक पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल एक ऐसा समय है जब हमारी प्रगति, विशेषकर साइंस की प्रगति, विज्ञान की प्रगति बहुत धीमी हो गई थी और हम धार्मिक जाल में फंसे हुए थे। तो उस समय बहुत सारी जो हम उपलब्धियां थी प्राचीन भारत की, विज्ञान की, चिकित्सा की, रसायन की, वो हम विस्मृत किए। और बाद में वही उपलब्धियां जब हमें वापस आने लगी तो वापस आ करके वो हम फिर उसी से गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमें पश्चिम से प्राप्त हुई है। तो इसमें बहुत सारी उपलब्धियां हमने बताया, जीरो, पाई और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी का घूमना, सापेक्षता का सिद्धांत, इस तरह के बहुत सारे जो है, जो बाद में कालजयी सिद्ध हुए जो सिद्धांत, वो बाद में हम वहाँ प्राप्त करते हैं। अगला जो विज्ञान में जो अन्य उपलब्धि देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हुई, ये तो हुई। टेक्नोलॉजी में क्या उपलब्धि हुई, गणित में क्या उपलब्धि हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हुई। चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले हम बात करते हैं सुश्रुत की। चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले बात करते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत ये 800 ईसा पूर्व में लगभग हुए थे। इन्हें शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का पितामह। इसके अलावा इन्होंने, इनके जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है क्या है, सुश्रुत संहिता। इसमें इन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन बताया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बेहोशी की प्रक्रिया, या कह सकते हैं एनेस्थेसिया, वर्तमान या आधुनिक भाषा में एनेस्थीसिया। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो किसी को बेहोश करते हैं, उसे एनेस्थीसिया कहते हैं। प्रसव प्रक्रिया। इसके अलावा हड्डी जोड़ना या आर्थो सर्जरी,
इन तमाम विधाओं की जानकारी यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है। यानी हमारे जो चिकित्सा विज्ञान है इसमें शल्य चिकित्सा की इनको पूरी जानकारी थी। ये बहुत सारे शल्य चिकित्सा के इनको पूरी जानकारी थी। मधुमेह, विभिन्न औषधियों द्वारा इसका इलाज करते थे। मोटापा, तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की और इनमें शल्य चिकित्सा के बहुत सारे उपकरणों का ज्ञान था, एनेस्थीसिया का ज्ञान था, संक्रमण का ज्ञान था। ये जो हमने बताया कि इसका ज्ञान था इनको, और इन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में आज भी पढ़ाई जाती है। इसके बाद दूसरा नाम आता है चरक का। ये 200 से 1100 ईसा पूर्व में हुए चरक। ये 200 से 100 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। एक कनिष्क के राज वैद्य थे। कौन थे? कनिष्क के राज वैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। कौन सी? चरक संहिता। इन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह कह सकते हैं। इन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनको पूरी जानकारी थी। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की पूरी जानकारी इन्हें थी और ये अपने उसकी चिकित्सा के लिए पूरी इनके उसमें दिया गया है। इनके बुक में, इनके चरक संहिता में पूरा दिया हुआ है। चरक संहिता में भ्रूण का विकास कैसे होता है इन्होंने बताया। माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका विकास इन्होंने पहले ही बताया था। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय देख सकते हैं। मिटा देते हैं इसको। वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय। वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय। पाल्यकाप का हस्त्यायुर्वेद। और प्रमुख ग्रंथों में नागार्जुन, ये हो गया चिकित्सा विज्ञान। अगर रसायन की बात की जाए, रसायन में नागार्जुन का नाम बहुत फेमस है। कौन? नागार्जुन। ये बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने किसी भी धातु से सोना ईजाद करने की तकनीक अपनाने का तकनीक प्राप्त करने के लिए बहुत रिसर्च किए और इस रिसर्च करने के चक्कर में इन्होंने विभिन्न धातुओं के गुण कर्म का विवेचन किया। और जो आज हम विभिन्न धातुओं पर सोने का पानी चढ़ा करके यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल मेटल्स का यूज करते हैं, वो उसका ईजाद इन्होंने ही किया था, नागार्जुन ने ही किया था। आर्टिफिशियल मेटल पर जो सोने का पानी चढ़ाया था उसका ईजाद इन्होंने ही किया था। हम जानते हैं कि ये केमिकल्स, ये जो रंग बनाने की प्रक्रिया है, इसका भी इसी समय लगभग ईजाद हुआ था, प्राचीन काल में ही ईजाद हुआ था। हम अजंता और एलोरा के रंग आज भी देखते हैं कि उसी समय इतने चमकीले आज भी बने हुए हैं। मेटलर्जी का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है मेहरौली का चंद्रस्तंभ। मेहरौली का चंद्रस्तंभ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना जाता है और खुले में ही खड़ा है ये, और सैकड़ों वर्षों से वो पड़ा हुआ वहीं पे। इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, लोहे का है। तो इतना अच्छा उदाहरण मेटलर्जी का कोई हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा एक तांबे की प्रतिमा है जो सुल्तानगंज बिहार से मिली है, बुद्ध की 7.5 फीट तांबे की प्रतिमा। तांबे की, ये कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज बिहार से मिली है। सुल्तानगंज बिहार से मिली है। ये भी उस समय के रासायनिक मेटलर्जी का या मेटलर्जी की तकनीक का एक बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारा साहित्य था,
कितनी तेज़ी से, कितने उन्नत तरीके से आगे बढ़ा। हालांकि इस पर अवरोध आया मध्यकाल में, और वर्तमान में वो स्थिति धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसी तरह से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ग्रहों की गणना हो, पाई का मान हो, शून्य का आविष्कार हो, उसका प्रयोग हो, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, सूर्य के चंद्रमा की दूरी नापने की इकाई का मान निकालना हो, इस तरह से बहुत सारी तकनीक जो उस समय हम प्राप्त कर पाए थे, वो हालांकि बाद में हमने खो दिया, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने उस चीज़ को प्राप्त किया। बौधायन का पाइथागोरस प्रमेय बाद में पाइथागोरस द्वारा बहुत बाद में खोजा गया। बौधायन ने 800 ईसा पूर्व में ही उसे खोज लिया था। तो इस तरह से भारतीय मनीषी, ऋषि ये उपलब्धि उस समय इतनी प्राप्त कर चुके थे। अगर किसी नवजागरण के द्वारा, किसी अन्य क्रांति के द्वारा ये अगर आगे बढ़ता, तो हो सकता है आज हम भारतीय किसी दूसरे ग्रह पर घर बनाकर रह रहे होते, या किसी दूसरे ग्रह का इन्वेंशन किसी ग्रह पर जीवन वाले ग्रह का इन्वेंशन कर चुके होते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हिस्ट्री की लगातार वीडियो उपयोगी, परीक्षा उपयोगी, प्रीसीएस के लिए, आईएएस के लिए प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।